गुड मॉर्निंग 10th क्लास। ये है हमारी आज की वर्कशीट नंबर 31। डेट है हमारी 21 सितंबर। टॉपिक हमारा चल रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से। इतिहास में हमारा पहला ही पार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। देख लेते हैं क्या इस लेसन में बताया गया हमें। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, लोकतंत्र भी कह सकते हैं, एवं क्रांति से अलगाव होने लगा, मतलब लड़ाइयाँ होने लगी। राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादी वो लोग होते हैं जो पुराने विचारधारा से प्रेरित होते हैं, उसको बदलना नहीं चाहते। रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावना का इस्तेमाल किया, मतलब राष्ट्रवादी मतलब देश प्रेम की भावना का इस्तेमाल किया। यद्यपि मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों ने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर इसे राजशाही और फौज की ताकत द्वारा मिलकर दबा दिया गया। इसके पश्चात प्रशा जो है कि देश का नाम है, अब ये जर्मनी के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। अभी ये जो प्रशा है यही हमारा क्या है, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी का एकीकरण। तो ये जो प्रशा है यही हमारा आधुनिक जर्मनी है। 1866 से 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में, जो प्रशा जो छोटा सा देश था, प्रशा जो देश था उन्होंने जर्मनी को एक किया। अब उसी प्रशा को ही जर्मनी कहा जाता है। प्रशा के प्रमुख मंत्री ओटो वन बिस्मार्क ने राष्ट्र निर्माण में मुख्य भूमिका अदा की। प्रशा के जो मुख्य प्रमुख मंत्री थे ओटो वन बिस्मार्क नाम था। मैम हम ये कह रहे हैं कि मैम आप रजिस्टर मंगा देते हैं, आप उस पर लिखा तो है नहीं। एक मिनट जो प्रशा के प्रमुख मंत्री ओटो वन बिस्मार्क ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। ये 7 वर्ष का युद्ध चला, 7 वर्षीय युद्ध इसको बोलते हैं। इसमें ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से प्रशा ने 3 युद्ध किए, इसमें उसकी जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रशा को महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। जब जर्मनी को एकीकरण कर दिया तो पर्शिया को महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग एवं न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया, मतलब सुविधाओं का आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। फिर हुआ इटली का एकीकरण। हुआ 1859 से 1870 ईस्वी में। इटली जो है 7 राज्यों में बटा हुआ था। 1830 के दशक में जूसेppe मैज़िनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया। 1830 से 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल। 1848 में विद्रोह हुए थे वहाँ पर क्रांतिकारी जो असफल हुए। 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया पिडमोंट ने एक चतुर कूटनीतिक राजनीतिक संधि की, जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया। को किसने? सार्डिनिया पिडमोंट ने। तो 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि 1859 में जो फ्रांस से जो संधि हुई थी किसने की थी? तो सार्डिनिया पिडमोंट। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राज्य घोषित किया गया। इमैनुअल द्वितीय को राजा बनाया गया इटली के एकीकरण के बाद। उसके बाद है 2 महत्वपूर्ण लोगों के नाम इसमें दिए गए हैं, देख लेते हैं कौन कौन है। काउंट कैमिलो दे कावू और दूसरा है जूसेppe मैज़िनी था और एक था गैरिबोल्डी। काउंट कैमिलो दे कावूर और जूसेppe गैरिबोल्डी। यह सार्डिनिया पिडमोंट का प्रमुख मंत्री था। कौन? कावूर। उसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। हालांकि वह स्वयं न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था, फिर भी उसने नेतृत्व किया आंदोलन का।
फ्रांस के साथ की गई चतुर संधि के पीछे काबुल का हाथ था, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सका और इटली का एकीकरण संभव हो सका। तो ये एक महत्वपूर्ण आदमी का नाम है, फ्रांस के महत्वपूर्ण आदमी का, जिसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, काबुल। पिक्चर ये है, आपको पिक्चर दिखाकर भी पूछा जा सकता है कि ये कौन है, और ये इसके बारे में पूछा जा सकता है, और ये भी लाइन पूछी जा सकती है कि सार्डिनिया पिडमॉन्ट का प्रमुख मंत्री कौन था। तो ये आपको नाम याद रखना है। दूसरा है जूसेपे गैरिबाल्डी। ये है चित्र, नियमित सेना का हिस्सा नहीं था, इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयं सेवकों को नेतृत्व किया। उसने इटली के एकीकरण के लिए शस्त्र संबंधित हथियार सहित स्वयंसेवकों, जो एक सेना टाइप में, उसका नेतृत्व किया। किसने? जूसेपे गैरिबाल्डी ने। 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनिश शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। वहाँ के जो किसान थे उनका समर्थन उनको प्राप्त हो गया। उसने दक्षिणी इटली एवं सिसिली को राजा इमैनुअल द्वितीय को सौंप दिया और इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो गया। ये इटली के एकीकरण में इन दोनों लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये आपको जरूर याद कर लेने हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। इटली के एकीकरण पर एक नोट्स लिखने हैं, आपको निबंध बना लिखना है। एकीकरण जर्मनी का राजा कौन बना? इमैनुअल। जर्मनी के एकीकरण विशेषताओं का वर्णन करना है, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद लोकतंत्र राष्ट्रवाद से अपने जुड़ाव से दूर होता चला गया। तो ये आपको क्वेश्चन सारे स्वयं करने हैं। एकीकरण जर्मनी का जो राजा था इमैनुअल द्वितीय, उसको बनाया था। सॉरी, ये जो था केसर विलियम प्रथम को बनाया था जर्मनी का राजा। जो इमैनुअल द्वितीय था वो इटली का था। ठीक है, तो ये है आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में इतना ही।